गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का तीसरा अध्याय अध्ययन करेंगे। भूगोल का तीसरा अध्याय का शीर्षक है हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसके पहले आपने अध्याय 2 में शैलों के बारे में पढ़ा था कि शैल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आग्नेय शैल के बारे में आपने पढ़ा था कि आग्नेय शैल किस प्रकार से बनता है। तो वही उसी का दूसरा रूप है कि हमारी बदलती पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी के अंदर में जो विद्यमान है उसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको ज्वालामुखी, भूकंप, जो नदियों में प्राकृतिक रूप से जो भूकंप के आने से किस प्रकार से नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, या किस प्रकार से झील का निर्माण होता है, या फिर देखेंगे रेगिस्तान में किस प्रकार से छत्रक शैल का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इस पाठ में विस्तृत जानकारी मिलेगा। तो आज हम इसमें भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें दिया है, देखोगे आपका कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम स्थलीय मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से घूमते रहती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है वो एक प्लेट के समान है। पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है, आपको मालूम है कि पृथ्वी का 1/3 भाग में जल है, मतलब 71% भाग में जल है और 29% भाग में स्थल है। तो जो स्थल वाला भाग है वो एक प्लेट के समान है, और ये प्लेट के अंदर में जो चीज़ें विद्यमान हैं वो है, सबसे पहली बात तो उसमें मैग्मा मतलब पिघला हुआ जो लावा है। वो पृथ्वी अपने अक्ष में तो घूमती है, लेकिन जो पृथ्वी का धरातल है वो भी बहुत धीमी गति से घूमता है, और घूमने के कारण से वो घूमने का कारण क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ जो मैग्मा है उसके घूमने से ही पृथ्वी का जो धरातल है कभी कभी इसमें कंपन आने लग जाता है, उसी को हम भूकंप भी कहते हैं, है ना। तो यही चीज है इसमें बताया है कि यहाँ पर प्लेट को इस गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण से ये गतियां उत्पन्न होती हैं। ये जो पृथ्वी है उसके जो गति होता है उसमें जो परिवर्तन होता है, एक तो आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है और एक बाह्य रूप से परिवर्तन होता है। तो जो आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है उसे अंतर्जनित बल बोलते हैं, और जो बाह्य रूप में परिवर्तन होता है उसे हम बहिर्जनित बल कहते हैं। उसी के आधार पर इसमें बताया है कि इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो उसी के बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के बारे में हम किस प्रकार से जान सकते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ जो मैग्मा है वो, तो पृथ्वी के धरातल, ऊपरी धरातल में को पृथ्वी का जो सतह है वो कहीं पर छिद्र रूप रहता है, छिद्र होता है मतलब उसमें छेद रहता है, और वहां से पिघला हुआ जो मैग्मा है वो निकलते रहता है, तो उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी भी देखोगे कई सारे ज्वालामुखी होते हैं, जो कि जागृत ज्वालामुखी जिसमें हमेशा लावा निकलते रहता है। एक होता है कि एक बार लावा निकला फिर वो ठंडा हो गया तो फिर वो कई वर्षों तक का नहीं निकलता ही नहीं, वो वैसी की वैसी शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। और एक ज्वालामुखी ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब आंतरिक हलचल होता है तो वहां से लावा निकलता है, फिर शांत हो जाता है, फिर कई वर्षों के बाद फिर से उसमें लावा निकलता है, फिर शांत हो जाता है। इस प्रकार से ये ज्वालामुखी होता है कि अंदर में जो पिघला हुआ मैग्मा है वो जब पृथ्वी अचानक घूमती, पृथ्वी का धरातल धीमी गति से जब घूमता है तो जो भाग कमजोर रहता है वहां से वो लावा बनकर पृथ्वी के धरातल पर आकर जम जाता है। उसी से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये आप दूसरे पाठ में आपने पढ़ा था।
इसी के आधार पर देखते हैं हम लोग भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंप जिसमें हम लोग देखते हैं, भूकंप एक प्रकार से हम बोलते हैं ना कि धरती का हिलना, जिसको हम भूकंप कहते हैं। धरती का हिलना वो किस प्रकार से होता है, वो भी उसका भी कारण एक यही है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघला हुआ मैग्मा है वो धीरे धीरे गति करता है और कभी कभी अचानक से कंपन होने लग जाता है धरती पर। तो वो भाग क्या हो जाता है, हिलने लग जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं भूकंप। और जो भाग पृथ्वी का केंद्रक होता है, केंद्र मतलब भूकंप का हिलने का जो भाग होता है, भूकंप जहाँ से मेन जो होता है, मेन पॉइंट होता है, वहाँ से जहाँ पर से वो धरती हिलती है उसी को हम भूकंप का केंद्रक कहते हैं। जैसे ये वाला भाग है, ये वाले भाग को हम केंद्रक कहेंगे। और यही से देखेंगे कई क्षेत्रों में वो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत तेजी से झटका आता है। तो जो दूर इलाके होते हैं वहाँ कम झटका होता है, लेकिन जहाँ भूकंप का केंद्र होता है वहाँ पर बहुत अधिक झटके, मतलब बहुत तेजी से होता है झटका। और उसके झटके आने से हमको जान माल की बहुत हानि होती है। एक तो होता है कि वो आसपास का जो जनजीवन होता है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, बड़े बड़े मकान गिर जाते हैं, लोग बहुत जनधन की हानि होती है। तो ये भूकंप आने का अब तो इतना ज़्यादा सुविधा हो गया है कि अब भूकंप आने के पहले हम बता सकते हैं कि भूकंप के झटके पड़ने वाले हैं। या मैंने तो पहले के ज़माने के लोग भूकंप आना रहता था तो उसके लिए उन लोग किस प्रकार से पता लगाते, वो लोग जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे पशुओं का व्यवहार है ना, मछलियों की उत्तेजना, जो नदियों में मछलियाँ होती हैं उसकी उत्तेजना को देखकर हम लोग पता लगाते थे। सर्फ का जो धरती पर चलना वो देखकर पता लगाते थे कि भूकंप का झटका आने वाला है इस क्षेत्र में। तो अभी तो हमारे पास भूकंप को मापने के लिए, भूकंप को आने के पहले कितना आएगा कि नहीं आएगा ये हमको पता चल जाता है कि क्षेत्र में भूकंप के झटके पड़े हैं। लेकिन पहले के समय में हम इसी तरीके से भूकंप के बारे में पता लगाते थे। अब देखते हैं पृथ्वी के और भी भाग में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। इसी में देखेंगे हम लोग ये जो आपका मुख्य स्थलाकृतियाँ होती हैं, मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करके है इसमें कि इसमें देखोगे अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों में यह भूदृश्य लगातार विघटित होते रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटकर अपक्षय की क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले जो क्षण ज्ञापरक्षय एवं अपर्दन कहलाते हैं। इसके पहले हम लोग ने जो औषधि शैल पढ़े थे, औषधि शैल के आधार पर औषधि शैल का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो हम लोग ने साधारण रूप से पढ़ा था कि अपर्दन के कारण से ये जो चाहे वो जल के माध्यम से हो, चाहे पवन के माध्यम से हो, चाहे मनुष्य की क्रियाओं के माध्यम से हो, जो चट्टानों के छोटे छोटे कण होते हैं है ना, वो टूटकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर क्या हो जाते हैं, जमने लग जाते हैं और वो कठोर रूप धारण कर लेते हैं। तो उससे अवसादी शैल का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से स्थलाकृतियाँ भी होती हैं कि जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उस पर धूप पड़ता है, बरसात होती है और पानी ठंड रहता है, उसके कारण से वो चट्टानें चटक जाती हैं या लुढ़क कर एक दूसरे से टकराकर उसमें छोटे छोटे कण बन जाते हैं और वो अपक्षय की क्रिया करके वो क्या करते हैं, वो स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से नदियों का काम किस प्रकार से होता है स्थलाकृतियों को निर्मित करने के लिए, तो आप इसके पहले भी पढ़ चुके हो कि नदियाँ जिन क्षेत्रों से निकलती है वो क्षेत्र से निकलकर वो कई जगह से क्या होती हैं, बहकर जाती हैं, जिसके कारण से वे अपने द्वारा विभिन्न प्रकार के अवसादों को लाकर उन क्षेत्रों में जमा करती हैं। जमा करने से वो मैदानी भाग का निर्माण होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता दें कि उत्तर भारत से निकलने वाली जितनी नदियां हैं वे नदियां मैदानी भारत के उत्तरी भाग में, जो उत्तर दिशा का भाग है, उत्तर प्रदेश वाला भाग है, बिहार वाला भाग है
है ना, उत्तरांचल वाला। ये वाले जो भाग में जो नदियाँ निकलती हैं अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को जमा करके एक बहुत बड़े विशाल मैदान का निर्माण किए हैं, जो मैदान बहुत ही अधिक उपजाऊ मैदान है। और देखा जाएगा तो नदियाँ जब मैदानी भागों में बहती हैं तो शांत रहती हैं, उनका जो बहने का आकार होता है वो सर्पाकार होता है। और जब ये नदियाँ निकलती हैं और पहाड़ी क्षेत्र से बहती हैं और जब बहुत ऊंचे से जब गिरती हैं तो वो क्षेत्र जल प्रपात कहलाता है। जैसे इस प्रकार से ये मैदानी से ये पहाड़ी क्षेत्रों से बहते हुए बहुत ऊंचाई से जो गिरती हैं और झरने का रूप लेती हैं, उसको हम जल प्रपात कहते हैं। इसी में नदियां देखोगे, इसमें जब बहती हैं तो अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को जमा करती हैं, अवसाद को जमा करती हैं तो सर्पाकार बहती हैं। कभी कभी ये होता है कि नदियां बहते बहते किनारी भाग में क्या करती हैं, वो अवसादों को लाकर जमा कर देती हैं, लेकिन जो उसका ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग ऐसे बहती हैं और ये वाले भाग को क्या करती हैं, ये वाला भाग छूट जाता है और यहाँ पर अवसाद जमा हो जाता है, जिससे इस प्रकार के झील का निर्माण होता है, जिसे हम चाप झील कहते हैं। और नदियों के सर्पाकार के बहने को हम विसर्प कहते हैं, क्योंकि ये नदियाँ मैदानी भाग में जब बहती हैं तो शांत रहती हैं और विसर्पकार में वो बहती हैं। इसी में देखेंगे जैसे हिमनद का कार्य क्या होता है। हिमनद हम किसको बोलते हैं, हिमनद होते हैं जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, वो वहाँ पर बड़े बड़े उन क्षेत्रों से बहती हैं और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो ये नदियों का पानी वहीं पर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। जब बर्फ बनता है तो उसके साथ भी जो वहाँ पर जो जमे हुए छोटे चट्टान हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, लकड़ी हैं, ये सब बर्फ में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और फिर जब ये पिघलती हैं तो ये उनको भी साथ में लेकर चलती हुई बहती हैं। तो इस प्रकार से देखोगे हिमनद का कार्य भी यहाँ पर निक्षेपण करना होता है और लाकर स्थलाकृतियों का निर्माण करना भी होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक हवाएं चलती हैं, जैसे हम उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि यहाँ पर ये पवन का कार्य क्या है। पवन का कार्य में देखोगे तो पवन के कार्य में जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाले क्षेत्र में पवन का कार्य होता है कि बहुत तेज से वह हवाएं चलती हैं, जिसके कारण से जो रेत वाली भूमि होती है वो हवाओं के साथ रेत भी क्या होता है, उनके साथ उड़ता है और उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर टिब्बा, जो बालू का टिब्बा होता है, वो टिब्बा का निर्माण करती हैं, जो इस प्रकार का होता है। ये इस प्रकार का होता है कि लहरों के टाइप दिखता है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा कि अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्र में जाएं और बहुत दूर वाले क्षेत्रों को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, पानी का झील है, लेकिन वास्तव में जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पानी का झील नहीं, बल्कि जो हवाएं चलती हैं और उससे जो बालू जमा हुआ रहता है वो पानी की लहरों के जैसे जमता है, और वो इसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, टिब्बा, बालू का जो टिब्बा होता है वो। उसी में देखेंगे जो रेगिस्तान में जो हवाएं बहती हैं, हवाएं बहने से क्या होता है, हवाएं नीचे की ओर चलती हैं और ऊपर वैसी की वैसी जो बालू का जो रहता है वो वैसी की वैसी जमे रहता है। तो नीचे का जो भाग होता है हवाओं के द्वारा क्या हो जाता है, वहाँ के जो मिट्टी के कण हैं, जो रेत हैं, वो क्या हो जाते हैं, उड़कर दूसरे जगह चल जाते हैं, लेकिन ऊपर का क्षेत्र वैसे की वैसी रहता है, छत्ते के आकार का। ये जो छत्ते के आकार का जो क्षेत्र होता है वो इस प्रकार का निर्माण करती है जैसे छत्ता हो। इसीलिए यहाँ पर देखोगे रेगिस्तान में छत्रक शैल का भी निर्माण होता है यहाँ पर पवनों के द्वारा। इसी में नदियाँ जब देखोगे, नदियों में नदियाँ जब आती हैं, जब अपने अंतिम अवस्था में पहुँचती है, समुद्र में पहुँचने का समय होता है, तो नदियाँ अपने अनेक भागों में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों को वो अंतिम जगह में जमा करती हैं
और जमा करने से वहाँ पर क्या होता है, वो त्रिभुजाकार रूप में जम जाता है और नदियों का जो मुहाना होता है वो अनेक भागों में बढ़ जाती है और फिर जाकर वो सागर में गिरती हैं। तो जो टिब्बा का यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये भी एक स्थलाकृति का निर्मित होता है। और ये जो पवनों के द्वारा है, पानी के द्वारा है, या भूकंप के द्वारा यहाँ पर जो स्थलाकृतियों में परिवर्तन होता है, तो इसके माध्यम से अगर देखते हैं तो हमारे पृथ्वी में जो बदलाव आ रहा है, बदलाव आते रहता है प्राकृतिक रूप से, मनुष्य के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, तो यहाँ पर बदलाव आते ही रहता है। क्योंकि वो हम देखा जाएगा तो यहाँ पर जैसे मनुष्य की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन करता है। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से होता है कि स्थलाकृतियों में परिवर्तन भूकंप के द्वारा होता है, ज्वालामुखी के द्वारा होता है, और देखेंगे तो इसमें जो नदियों के द्वारा होता है, पवनों के द्वारा होता है। तो हमारे जो बदलती पृथ्वी है वो इसी प्रकार से इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है। तो आज हम लोग ने इसी के बारे में पढ़ा कि ज्वालामुखी किस प्रकार से उद्गार होता है, भूकंप क्यों आता है, और भूकंप के आने से किस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। जैसे नदियाँ भी अपने रास्ता बदल लेती है भूकंप के आने से, उसी प्रकार से देखते हैं जो हवाएं हैं या फिर हिमनद हैं, नदियाँ हैं, नदियाँ भी क्या करती हैं, झीलों का निर्माण करती हैं, मैदानों का निर्माण करती हैं, बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे जो पवने हैं, जो हवाएं हैं, हवाओं के द्वारा भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें छत्रक शैल या फिर बालू के टिब्बे जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को हमको मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लगातार पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी और बाह्य भाग में भी परिवर्तन होते रहता है। तो आंतरिक भाग के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अंतर्भेदी, और बाहर के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, बहिर्भेदी। तो आपको इस पाठ में जो चीज पढ़ना है, आपको पाठ को इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है और पढ़कर आपको हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से जानकारी लेना है, ताकि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें देखेंगे एक चीज़ और बताना था इसमें कि जब समुद्र के क्षेत्र में जब वो हवाएं चलती हैं तो समुद्र की जो लहरें होती हैं, लहरें उठती हैं, तो उससे कई क्योंकि मैदानी भाग और समुद्र का ऊपरी सतह दोनों ही समतल है, और समतल होने के कारण से समुद्र के में भी कई प्रकार के जीव जंतु, कई सारे अवसाद हैं जो समुद्र की लहरों के साथ आकर मैदानी भागों का निर्माण करती हैं। और इसी में देखेंगे जो समुद्र में भृगु का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, जिसमें समुद्री गुफा भी बोलते हैं हम उसको, कि समुद्र की लहरें, चट्टानें, जैसे अधिकांश भाग तो मैदानों में होता है, लेकिन अधिकांश भाग और कुछ भाग जो होता है कि समुद्र के किनारे बड़े बड़े पहाड़ी भाग होते हैं। समुद्र की लहरें जब पहाड़ों से टकराते हैं तो वहाँ का चट्टान जो नीचे से टूटते जाता है और ऊपरी छत के समान बस बचा हुआ रहता है, जिसको हम समुद्री गुफा भी कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बंदरगाह, कटा फटा जो क्षेत्र होता है उसको, समुद्री किनारों में जो कटा फटा क्षेत्र होता है वहीं पर जहाज को लाकर हम रोकते हैं, तो वही कहलाता है समुद्री गुफा, जहाँ पर समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर उन क्षेत्रों के जो चट्टान होते हैं वो टूट जाते हैं और वो एक गुफा के समान बन जाता है, उसको हम समुद्री गुफा कहते हैं। और इसी में जो छत रहता है, छत भी टूट जाता है, तो फिर उसमें वो छत के टूटने से वो जो क्षेत्र है वो फिर सपाट हो जाता है, क्योंकि छत तो होता नहीं, गुफा के समान भी नहीं, बल्कि खाली बस दीवार बस रहता है, तो इसको समुद्री दीवार भी का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं प्रकृति के द्वारा कई सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं पृथ्वी पर के धरातल पर, चाहे पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जिससे हमारी पृथ्वी हमेशा बदलती हुई दिखाई देती है। आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर इस क्लास में मिल जाएगा और उसे आप अपने अच्छे से कॉपी में लिखेंगे, लेकिन जो 4 जुलाई को होने वाले परीक्षा हैं उसके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय का।
अगला जो क्लास होगा उसमें आपको इसमें जो रिवीजन क्लास होगा, रिवीजन मतलब जो परीक्षा के लिए आपको तैयारी करना है उसके लिए आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है और कौन कौन से पार्ट का तैयारी करना है। और इसके पहले इस पार्ट को अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझेंगे और प्रश्नों को अपने कॉपी में साफ सुंदर अक्षरों में लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।